आज का अपना टॉपिक है पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ। इस समय अहमद शाह अब्दाली, जो कि ईरान के शासक नादिर शाह के मरणोपरांत उसका एक प्रमुख सेना नायक था, जिसने काबुल तथा कंधार पर अधिकार करके अफगानिस्तान में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। वह एक महत्वाकांक्षी शासक था। अफगानिस्तान में अपनी सत्ता सुदृढ़ करने के बाद उसने भारत को भी अपने अधिकार में करने का निश्चय किया। पंजाब, मुल्तान, कश्मीर आदि भारतीय भूभागों को, जो कि नादिर शाह के अधीन रह चुके थे, वे अपने अधिकार में लाना चाहता था। उसका जो प्रमुख उद्देश्य था वह था भारत से धन प्राप्त करना और लूटमार के द्वारा अपने अफगान सैनिकों को संतुष्ट करना तथा नवीन विजयों द्वारा अपनी प्रतिष्ठा और शक्ति को बढ़ाना। उसे भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने का शीघ्र ही बहाना मिल गया, क्योंकि पंजाब के सूबेदार की मृत्यु के बाद उनके दो पुत्रों में उत्तराधिकारी को लेकर झगड़ा शुरू हो गया, जिसमें से एक पक्ष का नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली ने किया, जबकि दूसरे पक्ष का नेतृत्व मराठों ने किया। इसी समय भारत में मराठे हैं वो अपने प्रभुत्व स्थापित करने की ओर लगे हुए थे। अब हम उन कारणों का चर्चा करते हैं जिनकी वजह से इन दोनों शक्तियों में पानीपत के तृतीय युद्ध के कारण बने। पानीपत के तृतीय युद्ध का जो पहला प्रमुख कारण है वो था भारत में राजनीतिक शून्यता। जैसा कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में केंद्रीय शक्ति नाम मात्र की रही। एक लंबे समय तक दिल्ली के शासन में मुगल भारत की राजनीति पर छाए रहे। दिल्ली के बादशाह की प्रभुता भारत की अन्य शक्तिशाली शक्तियां भी स्वीकार करती थी। जब तक ये केंद्रीय सत्ता शक्तिशाली रही, भारत के उत्तर पश्चिमी से आक्रमण का भय भी नहीं रहा तथा सीमा सुरक्षा की अग्रगामी नीति अपनाकर मुगलों ने काबुल तक का अपना अधिकार क्षेत्र बनाए रखा। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही जो मुगल सत्ता कमज़ोर होने शुरू हुई थी और अब देश एक है वो चिड़ियाघर बन चुका था, जिसके सभी पिंजरे खोल दिए गए। अतः देश में राजनीतिक शून्यता दिखाई देने लगी और राजनीतिक शून्यता का एक सर्वमान्य सिद्धांत यही है कि शून्यता को भरने के लिए अन्य शक्तियाँ आपस में प्रयास करती है। तो इसी प्रयास में मराठे और अहमद शाह अब्दाली आमने सामने हुए। दूसरा इस युद्ध का जो मुख्य कारण था वह था दिल्ली पर प्रभाव जमाने हेतु संघर्ष। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सम्राट शक्तिहीन अवश्य हो गए थे, किंतु उनकी प्रभुता को वैधानिक तौर पर सभी शक्तियां स्वीकार करती थी तथा भारतीय जनता में भी उन्हें श्रद्धा की नज़र से देखा जाता था। अतः सभी शक्तियां मुगल सम्राट पर अपना प्रभाव स्थापित रखना चाहती थी, ताकि मुगल सम्राट पर अपने प्रभाव का उपयोग करके वे अपने हितों को पूरा कर सके। इसी दौरान अहमद शाह अब्दाली ने भारत में मुगलों को अपने अधीन करने का प्रयास किया तथा दूसरी तरफ मराठे, जो कि अब दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक अपनी जीत का परचम लहराना चाहते थे, वह भी अब मुगल सम्राट को अपने अधीन करना चाहते थे। तीसरा जो इसका मुख्य कारण है वह अहमद शाह अब्दाली का भारत की राजनीति में हस्तक्षेप। अहमद शाह अब्दाली, जो कि एक महत्वाकांक्षी शासक था तथा वह उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, जो कि नादिर शाह के समय अफगानिस्तान के
नियंत्रण में आ चुके थे वे उसे अपने पूर्वजों के हक के तौर पर अपनी सीमाओं में शामिल करना चाहता था और दिल्ली की कमज़ोर राजनीतिक स्थिति का फायदा उठाना चाहता था और मराठे इन विदेशियों को भारत से निकाल देना चाहते थे। दोनों राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में टकरार के परिणाम स्वरूप तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ। इस युद्ध का जो चौथा मुख्य कारण है वह है अहमद शाह अब्दाली की सैन्य सफलताएं। 1747 से 1757 तक 10 साल में अहमद शाह अब्दाली ने सैनिक रूप से एक कुशल और विजेता सेना नायक के रूप में अपनी छवि बनाई और उसे निरंतर सैन्य सफलताएं प्राप्त हुई। अब ये माना जाने लगा कि अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में जो अफगान सेनाएं हैं उनको कोई भी पराजित नहीं कर सकता है तथा अब ये सिद्ध होने लगा कि अफगान जो कि अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में एक अजय है, तो उसी ओर भारत में दक्षिण से लेकर उत्तर तक मराठों ने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। बालाजी विश्वनाथ बाजीराव के रूप में ऐसे सेनानायक हुए जिन्होंने मराठों को दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक विजय पताका फहराई और एक अजय सेनानायक के रूप में अपनी छवि बनाई। इस प्रकार इन दोनों शक्तियों के सेना की कुशलता के परिणाम स्वरूप दोनों में महत्वाकांक्षाएं बढ़ी और इन्हीं महत्वाकांक्षाओं का परिणाम हुआ पानीपत का तृतीय युद्ध। अगला जो इस युद्ध का मुख्य कारण था वो था उत्तर भारत की अस्थिर राजनीतिक स्थिति। उस समय उत्तर भारत में मुगल सत्ता नाम मात्र थी। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद अहमद शाह शासक बना, उसके बाद शाह आलम शासक बना, अर्थात अब मुगलों में जो उत्तराधिकारी को लेकर संघर्ष प्रारंभ हुआ था वह निरंतर जारी रहा। अब दिल्ली पर कोई मुगल सम्राट था ही नहीं। इस शून्यता को भरने के लिए एक तरफ मराठा प्रयासरत थे तो दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली प्रयासरत था। उत्तर भारत में इस राजनीतिक अस्थिर स्थिति का परिणाम ही पानीपत के तृतीय युद्ध में परिणित हुआ। अगला जो मुख्य कारण है वो पंजाब में अफगान और मराठाओं का संघर्ष। मराठा जो कि संपूर्ण दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक चौथ और सरदेश मुखी कर लेते थे, इन्होंने पंजाब में को भी अपने नियंत्रण में स्थापित करने का प्रयास किया तथा उस वक्त के अफगान सूबेदार को मौत के घाट उतारकर पंजाब को भी अपने क्षेत्र में ले लिया तथा वहां से अफगानों की सैन्य टुकड़ी को मार भगाया। जब इसकी सूचना अहमद शाह अब्दाली तक पहुंची तो अहमद शाह अब्दाली अत्यधिक क्रोधित हुआ और वह मराठों को सबक सिखाने के लिए अफगानिस्तान से एक विशाल सेना के साथ भारत की ओर रवाना हुआ। दोनों सेनाओं के मध्य 14 जनवरी 1761 को युद्ध प्रारंभ हुआ। हालांकि मराठों ने शुरुआत में इस युद्ध में अफगान सैनिकों को बहुत ही बुरी तरह से आघात पहुंचाया, किंतु कुछ समय बाद ही अहमद शाह अब्दाली के कुशल नेतृत्व और तोपखाने और बंदूकचियों ने इस युद्ध का निर्णय है वो अफगानों के पक्ष में कर दिया तथा इस युद्ध में विश्वासराव सदाशिव भाऊ आदि मराठा सेनानायक वीरगति को प्राप्त हुए तथा उसी दिन इस युद्ध का निर्णय हो गया जो कि अहमद शाह अब्दाली के पक्ष में निकला। अब है इस तृतीय पानीपत के युद्ध हुआ 14 जनवरी 1761 में। इसमें मराठों की पराजय के क्या कारण रहे होंगे? सबसे जो मुख्य कारण है वो है कूटनीतिक असफलता। पानीपत के युद्ध में मराठों की पराजय का ये प्रमुख कारण है क्योंकि पेशवाओं की नीति के कारण
इन्हें उत्तर भारत में कोई समर्थक प्राप्त नहीं हुआ जो युद्ध के समय इनकी सहायता प्राप्त कर सके, क्योंकि उत्तर भारत की जितनी भी राजनीतिक शक्तियाँ हैं, चाहे वे राजपूत हो, जाट हो, इन सबको मराठाओं ने अपनी चौथ और लूट के बल पर अपना विरोधी बना लिया था। परिणाम स्वरूप जब इन्हें सबसे ज़्यादा सहयोग और सहायता की आवश्यकता हुई, तब ये शक्तियाँ बिल्कुल निष्पक्ष रही अथवा उदासीन रही। परिणाम स्वरूप मराठाओं का इस उत्तर भारत में कोई भी राजनीतिक मित्र नहीं बना। इसके विपरीत अहमद शाह अब्दाली ने का ये मानना था कि वे इसलिए मराठों को पराजित करना चाहता है कि तुर्क, मुगल अथवा मुस्लिमों का शासन भारत में बरकरार रहे और वे मुगल सत्ता को वापस पुनर्स्थापित करना चाहता है। परिणाम स्वरूप जितने भी मुस्लिम प्रांतीय शासक थे, वे सब के सब अहमद शाह अब्दाली के सहयोग करने के लिए तैयार हो गए। दूसरा जो इसका प्रमुख कारण है वो है योग्य नेतृत्व का अभाव। अहमद शाह अब्दाली, जिसे कि बहुत ही ज़्यादा सैनिक और कूटनीति अनुभव था, उनके सामने सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव बिल्कुल नकारा साबित हुए। इस योग्य नेतृत्व ने ही इस पानीपत की युद्ध का परिणाम पहले से ही निश्चित कर दिया था। मराठाओं का पेशवा बालाजी बाजीराव, जो कि उस वक्त संपूर्ण भारत में सर्वश्रेष्ठ सेना नायक था, वह स्वयं इस युद्ध में उपस्थित नहीं हुआ तथा वह अपने सेना नायक सदाशिवराव और अपने पुत्र विश्वासराव को एक सेना देके इस युद्ध में झोंक दिया, जबकि वे स्वयं दक्षिण भारत ही रहा। परिणाम स्वरूप अहमद शाह अब्दाली को इन को पराजित करने में कोई विशेष कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। तीसरा जो मुख्य कारण है वह कुशल सेना नायक का अभाव। निसंदेह सदाशिवराव भाऊ महान पराक्रमी सैनिक था और उन्हें दक्षिणी भारत में अत्यधिक सैनिक सफलताएं प्राप्त हुई थी, लेकिन वे उत्तर भारत की भौगोलिक स्थिति से पूर्णतया अजनबी था तथा यही अज्ञानता उसे पानीपत के तृतीय युद्ध में भारी पड़ी। तो दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली, जो कि लगातार 10 साल से विजय पताका लहरा रहा था तथा नादिर शाह के नेतृत्व में पहले भी उत्तर भारत को तहस नहस करके जा चुका था। चौथा जो इसका मुख्य मराठों की पराजय के कारण है वो है तोपखाना। अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में जो तोपखाना था उसके पास हल्की तोपें थी तथा युद्ध के समय ऊँटों पर रखकर उन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था। मराठों के पास जो तोपखाना था वो अत्यधिक भारी था, अर्थात कई इतिहासकारों ने तो यहाँ तक लिखा है कि मराठे के जो तोपखाने गोले दागते थे वे अहमद शाह अब्दाली की सेना को पार करते हुए निर्जन भूमि पर जाकर फटते थे, जिससे कि अहमद शाह अब्दाली की सेना को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता था। जबकि अहमद शाह अब्दाली के जो तोपखाना है उनको संचालन करने वाले कुशल व्यक्ति थे और यही कुशलता मराठों पे भारी पड़ी। अगला जो इस युद्ध में मराठों के पराजय के कारण है वो है राजनीतिक दूरदर्शिता की कमी। बालाजी विश्वनाथ बाजीराव और बालाजी बाजीराव के नेतृत्व में पेशवा के समय मराठों ने सैनिक राजनीतिक सफलता का डंका बजाया था, लेकिन बालाजी बाजीराव के समय इन्हीं पेशवाओं में राजनीतिक दूरदर्शिता की कमी दृष्टिगत होती है। अब इनके द्वारा किसी भी प्रकार की अन्य शक्तियों से मित्रता का प्रयास नहीं किया गया, बल्कि चौथ और सरदेशमुखी अर्थात लूटमार के द्वारा इन्हें ही अपना दुश्मन बना लिया गया। जब उत्तर भारत में इन्हें सबसे ज़्यादा सैनिक अथवा नैतिक और राजनीतिक सहायता की जरूरत पड़ी, तब ये उत्तर भारत की शक्तियाँ बिल्कुल उदासीन रही, क्योंकि मुगलों से भी ज़्यादा मराठों ने इन्हें आर्थिक रूप से अत्यधिक लूट मार करके
कमज़ोर कर दिया था तथा ये भी मराठों की पराजय सुनिश्चित करना चाहता था। मराठों को अन्यों का सहयोग प्राप्त नहीं होना। जैसा कि मराठों ने चौथ व सरदेशमुखी के बल पे दमन और अत्याचार की जो नीति अपनाई थी, उसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत की समस्त सैनिक और राजनीतिक शक्तियां इनकी विरोधी हो गई थी तथा पानीपत के इस तृतीय युद्ध में इनके द्वारा किसी भी प्रकार के इन्हें सहयोग प्राप्त नहीं किया गया। इसके बदले अहमद शाह अब्दाली को जितने भी मुस्लिम सूबेदार है वो सब के सब सैनिक सहयोग देने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली ने ये कहा था कि वे भारत में मुगल सत्ता अथवा मुस्लिम सत्ता की स्थापना करने के लिए ही आ रहा है तथा उसका भारत में रहने का कोई भी उद्देश्य नहीं है। अहमद शाह अब्दाली का कुशल नेतृत्व। अहमद शाह अब्दाली जो कि उस वक्त संपूर्ण मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ सेना नायक था, उसके सामने सदाशिव भाऊ और विश्वासराव टिक नहीं पाए और इसके कुशल नेतृत्व में पानीपत के तृतीय युद्ध में अफगानों की जीत सुनिश्चित कर दी थी। दोषपूर्ण सैनिक संगठन। मराठों की जो सेना है उसमें अब धीरे धीरे वही राजनीतिक दुर्बलताएं आने लगी जो कि मुगलों में पर्याप्त थी। मराठे स्वयं को ही सर्वश्रेष्ठ सेना नायक सैनिक मानते थे तथा अब ये जहाँ भी जाते थे वहीं अपने परिवार की महिलाओं तथा अन्य स्त्रियों को साथ ले जाते थे, जिसे सैनिकों के 3 गुना ज़्यादा तो इनका परिवार इनके साथ रहता था। हालांकि पानीपत के तृतीय युद्ध से पूर्व भरतपुर के राजा सूरजमल ने इनके इस दोषपूर्ण सैन्य संगठन की ओर इनका ध्यान दिलाया तथा ये कहा कि अगर पानीपत के तृतीय युद्ध को आपको जीतना है तो आपके जो सेना के साथ अन्य लोग हैं, चाहे वो महिलाएं हो, परिवार के बच्चे हों, उन सबको आप भरतपुर में ही रहने दें ताकि आप निश्चित होकर इस युद्ध को जीत सकें। लेकिन विश्वासराव और सदाशिवराव ने उनकी इस सलाह की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और परिणाम स्वरूप एक ही दिन में पानीपत के तृतीय युद्ध का निर्णय इनके विरुद्ध हो गया था। सामाजिक एकता का अभाव। मराठों में अपनी जाति का अत्यधिक घमंड था और जिसके परिणाम स्वरूप इनकी सेना में सामाजिक एकता का अभाव था। इस सामाजिक एकता के अभाव के कारण ही पानीपत के तृतीय युद्ध में इन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। इसी प्रकार राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। हालांकि मराठों ने पानीपत के तृतीय युद्ध के समय ये नारा अवश्य दिया था कि वे विदेशियों को भारत से निकालना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त उत्तर भारत की जितनी भी राजनीतिक शक्तियाँ हैं इन सबको इन मराठों ने पहले से ही नाराज कर रखा था, जिसके परिणाम स्वरूप जब इन्हें सैनिक और राजनीतिक सहयोग की आवश्यकता हुई तब इन शक्तियों ने इनका बिल्कुल भी सहयोग नहीं दिया, क्योंकि ये मराठों की लूटमार और अत्याचार की प्रवृत्ति से अत्यधिक परेशान हो चुके थे। मराठाओं का जो मुख्य लक्ष्य है वो चौथ और सरदेशमुखी के द्वारा उत्तर भारत को आर्थिक रूप से उजाड़ना और लूटना था, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ की स्वतंत्र प्रांतीय शक्तियों ने इनको भी यहाँ से निकालने के लिए इस पानीपत के तृतीय युद्ध में निष्क्रिय रूप से किसी का भी सहयोग नहीं दिया, लेकिन मन ही मन ये मराठों की पराजय की कामना करने लगे थे। इस प्रकार पानीपत के तृतीय युद्ध में 14 जनवरी 1761 को हुआ। मराठों की पराजय के साथ ही अब ये सुनिश्चित हो गया था कि उत्तर भारत में भारत की कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं रही है जो कि पुण्य भारत में सत्ता स्थापित कर सके। भारत की राजनीति में पानीपत का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है, चाहे पूर्व मध्यकाल हो, चाहे मध्यकाल हो और चाहे आधुनिक काल हो। इस पानीपत के मैदान ने भारतीय इतिहास को समय समय पर एक निर्णायक दिशा दी है। पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि
21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप मुगल वंश की भारत में सत्ता स्थापित हो पाई। पानीपत का द्वितीय युद्ध, जब अकबर के द्वारा हेमू को पराजित किया गया, परिणाम स्वरूप मुगल सत्ता भारत में स्थायित्व हो सके। और पानीपत का तृतीय युद्ध, जिसमें मराठों के पतन के साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से इस बात को दिशा दी कि अब अंग्रेज़ों का मुकाबला करने के लिए कोई स्थानीय शक्ति भारत में नहीं रही। इस प्रकार इस पानीपत के मैदान ने भारत के इतिहास में निर्णायक मोड़ दिया है।